जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित भगत और भगत क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र, जिसको कि हम लोग सिविक्स बोलते हैं, राजनीतिक शास्त्र भी बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 का राजनीतिक शास्त्र, और राजनीतिक शास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, जो कि है सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली। तो सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली पढ़ने से पहले रोज़ की तरह आज की भी क्लास की स्टार्ट एक छोटे से कविता के साथ करेंगे, जो इस प्रकार है। हम क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हम क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त ये क्यों सोचे कि बुरा होगा, हर वक्त ये क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिलों की ओर, बढ़ते रहें मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तजुर्बा तो नया होगा। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। चलिए, ये थी आज की कविता, और इसके साथ आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली। तो सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सत्ता। सत्ता होता क्या है? तो जनरली सत्ता होता क्या है? सत्ता मतलब होता है शासन। किसी भी देश में सरकार के द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे ही हम लोग कहते हैं सत्ता। किसी भी देश में जो सरकार के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे हम लोग कहते हैं सत्ता। और साझेदारी की कार्य प्रणाली मतलब होता है सबकी सहमति की प्रणाली। एक ऐसी प्रणाली जिसमें सबकी सहमति हो, सबकी सहमति से बनी प्रणाली। और आप देख रहे हैं साझेदारी। साझेदारी जनरली हम लोग साझेदारी को पार्टनरशिप में लेते हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। तो किसी भी शासन व्यवस्था में समाज के हर समूह या समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है। कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार का शासन व्यवस्था रहे, किसी भी शासन व्यवस्था में जब समाज के हर समूह या समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो हर समुदाय और का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? हर समूह या समुदाय की भागीदारी का कहने का क्या मतलब है कि आपने देखा होगा कि संविधान में संशोधन करके इस प्रकार का नियम निकाला गया है कि कुछ सीट जो है अति पिछड़ा वर्ग के लिए, कुछ पिछड़ा वर्ग के लिए, कुछ दलित वर्ग के लिए, कुछ महिला वर्ग के लिए जो होते हैं आरक्षित, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व पर रखा जाता है। और भारत में इस प्रकार की व्यवस्था है। भारत में जो होता है महिला आरक्षण जो है 33% है, और बिहार में जो है महिला आरक्षण जो है 50% किया गया है। तो कहने का मतलब क्या है? संविधान में संशोधन करके इस प्रकार की व्यवस्था इसलिए लाई गई क्योंकि आपको पता होगा जो हमारे संविधान के निर्माता थे, जिसको हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं, वो भी एक दलित जाति के थे। दलित जाति होने के कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में समाज में किसी प्रकार का कोई दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, जिनके कारण उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या किया? अपना जाति बदल डाली। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना करके क्या किया? भारत में शिक्षा प्राप्त की, बहुत प्रकार की डिग्री हासिल की, लेकिन अपने धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने भी अपना धर्म बदल करके बौद्ध धर्म अपनाया। तो कहने का मतलब क्या? हमारे देश में हर एक समुदाय की भागीदारी नहीं होती थी, खास करके राजनीतिक व्यवस्था में। तो हर एक समुदाय की भागीदारी नहीं होगी तो हमारा देश का डेवलपमेंट कैसे होगा? हर एक समुदाय के लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि ये हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, जिसमें हम लोग, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई हर एक, कहने का मतलब क्या, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे जाति के आधार पर बटा ही नहीं है, यहाँ जातिवाद है ही नहीं, ना तो इस्लामिक कंट्री है ना तो हिंदू कंट्री है। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी में हर एक समूह को मिला दिया गया है। हर एक समूह को मिलाने से क्या होगा कि सरकार के शासन व्यवस्था में हर एक समुदाय के लोगों को भागीदारी रहेगी। तो हर एक समुदाय की जब लोगों की भागीदारी सत्ता में रहेगी, तो वो क्या करेगा कि अपने अपने समुदाय का विकास करेगा। जैसे अपने अपने समुदाय का विकास करेगा तो देश का विकास क्या है? संभव है। आप देखते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है कि सत्ता का विभिन्न स्तरों पर विभाजन जो होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। मतलब सत्ता जो होती है एक स्तर से अधिक स्तरों में जो विभाजन होती है, उसे हम लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और दूसरा हम देख रहे हैं संघीय शासन व्यवस्था। तो संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है? संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार का गठन जो होता है 2 या 2 से अधिक स्तरों पर किया जाता है, 2 या 2 से अधिक स्तरों पर। जिसका सटीक एग्जाम्पल हम भारत को ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं भारत में जो सरकार का गठन किया जाता है तो 2 प्रकार से किया जाता है। एक आती है राज्य सरकार और दूसरा आती है केंद्र सरकार। तो सरकार का जो विभिन्न स्तर पर जो गठन किया जाता है वही है संघीय शासन व्यवस्था। पहला राज्य सरकार, दूसरा केंद्र सरकार, और तीसरा एक और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय स्वशासन व्यवस्था।
तो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था भी आती है, तो वो सब जो आती है वो सब आ गई आपको संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार में पंचायती राज का स्वरूप। तो बिहार में पंचायती का राज का स्वरूप, बिहार में जो पंचायती राज का स्वरूप है वो 3 प्रकार की होती है। ग्राम पंचायत पहला देख रहे हैं आप, उसके बाद पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप 3 है। तो एक एक करके बारे में हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। तो एट फर्स्ट आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ी चर्चा करता हूँ। ऐसा माना जाता है कि भारत माता ग्राम वासिनी, मतलब भारत माँ की जो आत्मा है वो गाँवों में निवास करती है, ऐसा माना जाता है। तो भारत में पंचायती राज में एकरूपता लाने के लिए क्या किया गया था, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पंचायती राज में एकरूपता लाने के लिए 1991 में क्या किया गया था, जो होता है संविधान में संशोधन किया गया था। संविधान में 73वां संशोधन किया गया था, 73 संशोधन किया गया था कि भारत के पंचायती राज में एकरूपता लाया जाए। और उसके बाद 23 दिसंबर 1992 को एक विधेयक जो हमारे है संसद में पेश किया गया। उसके बाद वो विधेयक जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास कर दिया गया। और इस नए विधेयक में जो है 29 मुद्दों पर चर्चा की गई। मतलब राज्यसभा, मतलब ग्राम पंचायत के लिए 29 नया मुद्दा क्या क्या होगा। ये मैंने आप लोगों को मतलब बिहार के पंचायती राज के बारे में बताया, जो ग्राम पंचायत के बारे में मैंने चर्चा कर रहा था। तो अब हम लोग चलेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत होता क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र की एक संस्था है। ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र की एक संस्था है और ये क्या करती है कि भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। भारत के स्थानीय स्वशासन का अवयव का मतलब क्या है कि ग्राम पंचायत जो होता है कि भारत के जितने ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत होता है, इसका आधार क्या होता है कि किसी भी हम लोग गांव में ग्राम पंचायत की स्थापना कब की जाएगी, जब उस गांव की औसतन आबादी लगभग 7,000 के आसपास होगी, तो वहां पे ग्राम पंचायत की स्थापना की जाएगी। और ग्राम पंचायत का जो, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रमुख, या ग्राम पंचायत का जो प्रधान, ग्राम पंचायत का प्रमुख बोलिए या प्रधान बोलिए, वो मुखिया को माना जाता है। ये था ग्राम पंचायत के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो ग्राम पंचायत का कार्य मैंने आप लोगों को बताया। तो ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है, तो ग्राम पंचायत का कार्य होता है कि पंचायत क्षेत्र में विकास के लिए वार्षिक योजना बना करके और वार्षिक बजट तैयार करना, मतलब गांव से संबंधित सारा काम। और प्राकृतिक आपदा के समय क्या करना, लोगों की मदद करना। और कहने का मतलब क्या, सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण को हटाना, मतलब ग्राम पंचायत का ये सब कार्य होता है। तो मैंने आप लोगों को ग्राम पंचायत के बारे में बताया और ग्राम पंचायत के कुछ कार्य के बारे में बताया। अब हम लोग चलेंगे ये ग्राम पंचायत के ये प्रमुख अंग है। ये ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग है। अब ग्राम पंचायत का प्रमुख अंग 4 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ग्राम पंचायत का प्रमुख अंग 4 आपको नज़र आ रहा है, जो कि है ग्राम सभा के बाद मुखिया, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी। तो एक एक करके हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, ग्राम कचहरी के बारे में। तो ग्राम सभा क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्राम सभा होता क्या है। तो ग्राम सभा जो है पंचायत समिति की एक व्यवस्थापिका सभा है। तो व्यवस्थापिका सभा क्या होती है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे स्त्री पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मतलब वयस्क मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी गांव में जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होता है, किसी भी गांव के मतदाता सूची में जिस व्यक्ति का नाम होता है वह उस गांव का ग्राम सभा का क्या होता है, सदस्य होता है। ये थी ग्राम सभा। ग्राम सभा का हम लोग चलेंगे मुखिया। तो मुखिया होता क्या है और मुखिया का क्या कार्य होता है। तो मुखिया क्या होता है, मैंने बताया आप लोगों को इससे पहले कि मुखिया क्या होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान या प्रमुख होता है मुखिया। तो मुखिया का क्या काम है कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड, उस पंचायत से रिलेटेड सारे कार्यभार की जिम्मेदारी क्या होती है, मुखिया के पास होती है। गाँव का विकास का, गांव में किसी भी प्रकार का आपदा आती है या गांव में किसी प्रकार का बाहरी आक्रमण होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, मुखिया की होती है। उसकी जवाबदेही मुखिया की होती है। मतलब गांव का सारा व्यवस्था जो होता है मुखिया के हाथ में होता है। और तीसरा आप देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत का प्रमुख अंग में तीसरा ग्राम रक्षा दल। तो जनरली ग्राम रक्षा दल होता क्या है,
तो ग्राम रक्षा दल क्या है कि ग्राम रक्षा दल एक ऐसा समूह है जिसकी जिम्मेवारी होती है कि गांव में सुरक्षा और शांति व्यवस्था को बनाए रखना। मतलब कोई बाहरी आक्रमण ना हो, गांव में चोरी चकारी मतलब बहुत तरह की घटना होती है, उस घटना से क्या करें, गांव को बचाया जाए। और ग्राम कचहरी, तो ग्राम कचहरी चौथा नंबर आप देख रहे हैं ग्राम कचहरी। तो ग्राम कचहरी क्या है, तो लोगों को, गांव के लोगों को अदालत बार बार ना जाना पड़े। कहने का मतलब क्या है, अपने केस मुकदमे के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है, उन लोगों को अदालत जाना पड़ता है, तो बहुत तरह की कठिनाई होती है। तो गांव के लोगों के लिए सरकार ने क्या की है, ग्राम कचहरी की सुविधा प्रदान की है। ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है सरपंच होता है, और ग्राम कचहरी में जो होता है दीवानी और फौजदारी से संबंधित दोनों जो होता है क्या होता है, दोनों मुकदमा चलाया जाता है। तो ग्राम कचहरी है क्या, तो ग्राम कचहरी गांव में जो होता है न्याय की सुगम व्यवस्था के लिए क्या किया गया है, सुगम व्यवस्था के लिए ग्राम कचहरी का स्थापना किया गया है। ये जो होता है एक, इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्राम कचहरी के एक न्यायिक व्यवस्था बोल सकते हैं। जिस प्रकार का काम जो होता है अदालतों में किया जाता है, उस प्रकार का काम ग्राम कचहरी में भी किया जाता है। कचहरी इस नाम से ही स्पष्ट होता है कि एक प्रकार की अदालत जो गांव में की जाती है। तो जनता की सुगम और सुलभ न्याय व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, गाँव में ग्राम कचहरी की व्यवस्था कर दी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये ग्राम पंचायत के, बिहार के पंचायती राज के स्वरूप के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में मैंने चर्चा किया, और ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब ग्राम पंचायत का ही प्रमुख अंग है। अब दूसरा हम लोग चलते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या होता है, तो पंचायत समिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि पंचायत समिति होता क्या है। तो पंचायत समिति आप लोग देखते होंगे, ये भी क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की एक सभा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद, ग्राम पंचायत और जिला परिषद की जो बीच की कड़ी है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पंचायत समिति बोलते हैं। पंचायत समिति क्या होता है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद की बीच की कड़ी को हम लोग पंचायत समिति बोलते हैं। इसका जो सचिव होता है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, जिसको कि हम लोग बीडीओ बोलते हैं। और इसकी नियुक्ति जो होता है राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। राज्य सरकार क्या करती है, राज्य सरकार ये देखती है कि पंचायत में जो भी मुखिया है, सरपंच है, वो अपना कार्यकाल जो है ठीक ढंग से पूरा कर रहे हैं कि नहीं, गांव की शासन व्यवस्था ठीक ढंग से संचालित हो रही है कि नहीं, गांव में किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या दिक्कत है, क्या गांव के लोगों को क्या समस्या है, गांव में सरकार की योजना को लाभ मिल रहा है कि नहीं। इन सब के लिए जो सरकार जो है एक सरकारी जो कर्मचारी नियुक्त करती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, और वो गाँव से संबंधित सारी समस्या को देखती है। और तीसरा में हम लोग आप देख रहे हैं जिला परिषद। तो जिला परिषद क्या होता है, तो जिला परिषद के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जिला परिषद क्या है, जिला परिषद जो है पंचायती राज की सबसे निचली संस्था है, और ये ग्राम पंचायत की समिति का क्या करती है, नीति निर्धारण करती है एवं मार्गदर्शन कराती है। कहने का मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि ग्राम पंचायत से जो भी, कहने का मतलब रिलेटेड कोई भी कार्य होता है, ग्राम पंचायत को कुछ भी करना है तो ये क्या करता है, जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। जिला परिषद जो है वो किसके अंतर्गत आता है, वो हम लोग कलेक्टर के अंतर्गत आता है, जिसको कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर बोलते हैं। जिला परिषद से जो भी कार्यकाल होता है, जो भी कहने का मतलब होता है, जो भी उसके लिए निर्णय लिया जाता है, वो डीएम के अंतर्गत आता है। वो उस पंचायत, जिस पंचायत के अंतर्गत जो डीएम या जो कलेक्टर रहते हैं, वो उस पंचायत से संबंधित निर्णय लेते हैं, और उस पंचायत से संबंधित जो भी समस्या होती है वो राज्य सरकार को डायरेक्ट राज्य सरकार को अवगत करवाती है कि उस पंचायत में क्या समस्या है डायरेक्ट। ये अब जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत में शहरों का शासन का स्वरूप, अभी मैंने आप लोगों को बताया गाँव में शासन का स्वरूप 3 प्रकार से होती है, तो उसी प्रकार शहरों में शासन का स्वरूप भी 3 प्रकार से होता है। तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले नगर पंचायत। तो नगर पंचायत है क्या, नगर पंचायत एक ऐसी प्रशासनिक बस्ती है, कहने का मतलब क्या, ऐसी प्रशासनिक बस्ती जो क्या होती है, गांव से बड़ी होती है लेकिन शहर से छोटी होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नगर पंचायत बोलते हैं। तो नगर पंचायत की स्थापना का आधार क्या माना जाता है, तो नगर पंचायत का स्थापना का आधार माना जाता है कि जहाँ की आबादी 10,000 से लेके मैक्सिमम 40,000 तक हो। कहने का मतलब मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 40,000 हो, तो वहाँ पे एक नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। और नगर पंचायत को जो है वार्डों में विभक्त किया जाता है, और वार्डों में विभक्त करके आबादी के आधार पे वार्ड को, उस वार्ड में उसको विभक्त किया जाता है। अब दूसरा कि जैसे आप देख रहे हैं नगर पालिका के बारे में, तो अब हम लोग नगर पंचायत का पढ़ेंगे नगर पालिका। तो नगर पालिका क्या होती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नगर पंचायत से बड़े शहरों में जो
नगर पंचायत से बड़े शहरों में नगर पालिका का गठन किया जाता है, जिसमें लोगों की औसतन जनसंख्या 2 लाख से लेकर के 3 लाख होती है। नगर पंचायत में मैंने आप लोगों को बताया 10,000 से लेकर 40,000 तक होती है, लेकिन नगर परिषद में क्या होता है, इसको नगर पालिका को हम लोग नगर परिषद भी बोलते हैं। इसमें औसतन आबादी जो होता है 2 लाख से लेकर के 3 लाख तक हो सकती है। और नगर पंचायत से बड़े शहरों में नगर पालिका या हम लोग बोल सकते हैं नगर परिषद का गठन किया जाता है। तो नगर पालिका और नगर परिषद में कार्य के संचालन के लिए क्या किया जाता है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है जनता द्वारा चुने जाते हैं, और जनता द्वारा चुनने के बाद जो होता है एक सरकार के द्वारा कार्यपालक अधिकारी जो राज्य सरकार के द्वारा चुने जाते हैं और उसे नगर पालिका में भेजा जाता है, जिसको कि हम लोग कार्यपालक अधिकारी बोलते हैं। तो कार्यपालक अधिकारी का क्या कार्य है कि नगर पालिका से संबंधित सारे कार्य को देखना। नगर पालिका जो कार्य है, नगर पालिका का आप कार्य जानते ही हैं कि रोड बनवाना, शहर बनवाना, मतलब सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाना, और नगर के लिए एक वार्षिक योजना तैयार करना, नगर की जो समस्या है उस समस्या से सरकार को अवगत करवाना, ये सब काम जो होता है आपको नगर पालिका का आता है। तो नगर पालिका में इन कार्यों के लिए जो होता है सरकार जो है एक अधिकारी को जो भेजती है, जिसको हम लोग कार्यपालक अधिकारी बोलते हैं, वो सरकार के द्वारा आती है। अब तीसरा आप देख रहे हैं नगर निगम। नगर निगम पढ़ने से पहले हम लोग नगर निगम के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो भारत में सबसे पहले जो नगर निगम की स्थापना की गई थी वो 1688 ईस्वी में 1688 में की गई थी, वो भी चेन्नई में, जिसको कि हम लोग मद्रास बोलते हैं। भारत में सबसे पहले जो नगर निगम की स्थापना की गई थी वो 1688 ईस्वी में मद्रास में की गई थी। उसके बाद बिहार में नगर निगम की स्थापना जो है पटना में की गई। पटना में वो किया गया था 1952 में। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में मद्रास में की गई, जिसको हम लोग चेन्नई के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बिहार में जो नगर निगम की स्थापना की गई वो की गई थी 1952 में पटना में की गई थी। नगर निगम जो होता है बड़े शहरों के लिए होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नगर निगम क्या है। बड़े बड़े शहरों में स्थानीय स्वशासन के लिए, कहने का मतलब क्या है, बड़े बड़े शहरों में जो स्थानीय शासन को चलाने के लिए क्या किया जाता है, नगर निगम की स्थापना की जाती है। और नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो महापौर होता है, जिसको कि हम लोग मेयर बोलते हैं। मेयर जो होता है इसका अध्यक्ष होता है, और इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, नगर निगम का कार्य संचालन किया जाता है। और मैं आप नगर निगम का जनसंख्या जो होता है, नगर निगम में जनसंख्या मैक्सिमम जनसंख्या जो होता है आपको 6 से 7 लाख होती है, और मिनिमम जनसंख्या जो होती है 3 लाख होती है। कम से कम 3, मतलब नगर निगम वैसे क्षेत्र को हम लोग बोल सकते हैं जिनकी जनसंख्या क्या होती है 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक होती है। और जो होता है नगर निगम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो नगर निगम होता क्या है, तो नगर निगम क्या है, तो बड़े बड़े शहरों में उसमें जो होता है स्थानीय शासन को चलाने के लिए, बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन को चलाने के लिए जो कहने का मतलब जो संस्था की हमें ज़रूरत पड़ती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नगर निगम। और नगर निगम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि भारत में कब आया और बिहार में कब आया। चलिए, ये थी नगर निगम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, भारत के प्रमुख शहरों के स्वरूप के बारे में। तो मैं आप लोगों को आज एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है अवेलेबल करवाया जाएगा, वो भी मेरे टेलीग्राम पे। आप भगत क्लासेज के नाम से टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आज से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवेलेबल करवाया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कि और सब स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके जो कि लॉकडाउन के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनके पढ़ने में जो समस्या होती है उनके समस्या का समाधान किया जा सके। और आपको किसी प्रकार का प्रश्न हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे अपने टेलीग्राम पर फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।